गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ 15वां उसे पढ़ेंगे। आप बच्चों इस पाठ को अपनी पुस्तक खोल लीजिए और इस पाठ को ध्यान से पढ़िए। पाठ नंबर है 15वां, नीलकंठ। तो बच्चों, मैं शुरू करने जा रही हूँ पाठ 15वां, नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर वह आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है। आप पाल लें। मोर के पंजे से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। यह तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुँची, जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। इनाम कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहाँ भई, जरा सोच तो। अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके पछता कर देने ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तितर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्नता होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर खाब के पर लगे हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले मैंने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों
चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरे मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा कौन है, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का न पता लगा सकती थी। और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी के लिए आशाएं ही कही जाएगी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी आलापने लगे। बड़े खरगोश सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद कर कर उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और संघन ऊंची तथा चमकीली हो गई थी। अब मोर की काया के बारे में बताया जा रहा है कि मोर के सिर की कलगी और संघन ऊंची और चमकीली हो गई थी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई थी। गोल आंखों में इंद्राणी की नीलाभा घुती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा क्या होती है, जीभ, हरी जो जीभ थी कि हर भंगिमा में धूप छाई तरंगें उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं ने इंद्रधनुषी रंग उद्दीपन हो उठे। रंग सही रहित पैरों को गरिवीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। उसका गर्दन ऊंची कर
अब मोर की सब काया के बारे में बताया गया है, मोर की शरीर की भंगिमा के बारे में, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि वो कैसे क्या क्या कैसे सुकुमारता और सौंदर्य उसका आंका नहीं जा सकता था, उसकी गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का परिणाम देने लगी। अब मोर के कंपैरिजन, मोर के समान मोरनी का वैसा विकास नहीं हुआ था, उसका जो विकास अभी ज़्यादा नहीं हुआ था कि वो दोनों छोटे छोटे थे। मोर ने ज़्यादा विकास कर लिया, मोर की जो शरीर का भंगिमा थी, उसकी जो काया थी वो बहुत अच्छी थी, और मोर का विकास उसके मोरनी का विकास मोर के समान नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, लेकिन उसकी जो गर्दन थी वो लंबी थी, और हवा में चंचल कलगी, और उसके जो कलगी थी वह हवा में चंचल लहराती हुई हमें दिखाई दे रही थी। पंखों की श्याम श्वेत, कि जो उसके पंख थे बहुत सुंदर और सफ़ेद रंग के थे। मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का परिणाम देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। अब जो उसकी ग्रीवा थी, मोर की जो गर्दन थी वो नीले रंग की थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, नीलकंठ। और उसकी जो छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया, कि वह कहता है यहाँ पे कि उसे पता ही नहीं चला कि नीलकंठ ने अपने आप को कब चिड़ियाघर के सभी जीव जंतुओं का सेनापति नियुक्त कर लिया, कि अपने आप को जो मोर है वो कब अपने आप को चिड़ियाघर का निवासी होने के कारण चिड़ियाघर के जो सभी जीव जंतु वहाँ रहते थे उसका हेड बन गया, उसका सेनापति बन गया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस और ले जाता जहाँ दाना दिया जाता, और घूम कर मानो सब की रखवाली करता। अब यहाँ मोर की प्रशंसा की जा रही है, मोर के बारे में बताया जा रहा है कि मोर अपने आप को सेनापति होने के कारण सब पक्षियों की जीव जंतुओं का ख्याल रखता, उनका जहाँ पर दाना होता दिया जाता, दाना डाला जाता, मोर वहीं पर दाना खाने के लिए सभी को इकट्ठा कर लेता, सभी पक्षियों को। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। अगर किसी ने किसी प्रकार की कोई गड़बड़ की तो वहाँ पे वह अपनी जो तीखे उसके जो चुंझ थी, तीखे जो उसकी चोंच थी, उससे वह उन्हें दंड देता, प्रहार कर कर उस पर हमला कर कर। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता, और जब वे आक्रांत क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, कि जब अब यहाँ पे बताया कि खरगोश कैसे उनकी रक्षा करता, उनके कान पकड़कर उन्हें उठाए रखता, और उन्हें उन कानों से उठा लेता और अधर में लटकाए रखता, और अपनी होठों में उन्हें लटकाए रखता। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से, कभी कभी मोर की जो चोंच तीखी, पैनी क्या होता है, तीखी चोंच से खरगोश के जो कान हैं कट भी जाते थे, उन पर जैसे कि उन पर हमला जैसे उनके जो कानों पर
जो दंडित हो जाते, उनके कान पर प्रहार हो जाता, वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे कि उन पर गुस्सा हो। वे कभी, जो खरगोश हैं, मोर को कभी क्रोधित होने के लिए का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छोल सा खेलते रहते थे, और सभी पशु पक्षी उसके पंखों से छुपने का खेल खेलते रहते, छुपा छुपी का छुआ उलसा खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। ऐसी ही स्थिति में जब वो खेलते थे, एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया जहाँ पर पक्षियों की जाली लगी थी। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छुप गए, लेकिन एक छोटा बच्चा खरगोश का सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। अब सांप जो है उसको निगलना चाहता था खरगोश को, और उसने उसका पीछे वाला शरीर का हिस्सा मुंह में डाले रखा, शेष आधा तो बाहर था। उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था, जिसके कारण खरगोश से चींची का अपनी जो आवाज़ थी वो पूरी तेज़ी से नहीं निकल पा रही थी, किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके, ताकि वो किसी को सुनाई दे सके और कोई उसे बचा ले। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। नीलकंठ कौन है? मोर है। नीलकंठ जो है वह अपने झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। अब मोर जो है वह ऊपर सो रहा था, अपने झूले में, वृक्ष के झूले पर सो रहा था। उसी ने उसकी जो कान थे वो बड़े चौकन्ने थे। उसने उस मंद स्वर को, उस धीरे स्वर को सुना और उसकी आवाज़ पहचान कर वह भाग कर अपने पंख समेट कर वहाँ नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। अब वह समझ गया कि अगर सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसको एकदम से ध्यान आ गया कि अगर वह अपनी चोंच से सांप के फन पर कोई प्रहार करता है तो उससे खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। नीलकंठ ने बड़ी समझदारी से सांप के फन के पास पंजों से उसे दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा सा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। पंख उसने नीलकंठ मोर था, उसने खरगोश के बच्चे को सांप के मुख से बाहर तो निकाल लिया, लेकिन वह खरगोश का जो छोटा सा बच्चा था वह निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, यानी बेहोश होकर वहीं पड़ा रहा। आगे पढ़ते हैं बच्चों। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सबको प्रसारित कर दी। अब यहाँ पे राधा कौन है? नीलकंठ की जो पत्नी थी, नीलकंठ की जो मोरनी थी, राधा मोरनी थी वो राधा। उसने सहायता की आवश्यकता नहीं समझी कि मैं मोर की सहायता करूं, परंतु
अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सबको प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ सब सांप के 2 खंड कर चुका है। नीलकंठ सांप के 2 खंड कर चुका था। सब उस शिशु खरगोश के पास गया। तब वह शिशु खरगोश के पास गया। रात भर उसे पंखों के नीचे उष्णता देता रहा कि रात भर उसे अपने पंखों के नीचे उसने खरगोश को, छोटे से बच्चे को छुपाए रखा, उसे गर्मी देता रहा। अपनी कार्तिकेय ने अपनी युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है कि जो भगवान कार्तिकेय ने अपने युद्ध के वाहन में मयूर, मोर को क्यों चुना था। आपको ये पाठ पढ़कर समझ आ गया होगा कि मोर कितना सहायक है, कि इसका स्वभाव कितना, दूसरे पक्षियों के प्रति उसका स्वभाव कितना दयालु है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है। अब यहाँ पे फिर से मोर की, मयूर की, नीलकंठ की प्रशंसा की गई है कि मोर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। कि मोर को वो कितना कला प्रिय है, उसे हिंसक मात्र नहीं है, किसी की वह बुराई किसी को मार नहीं सकता, इसलिए उसे बाज और चील की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूम कर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। कि नीलकंठ कैसे नाचता था, उसका नृत्य ऐसे ताल बनाता था कि आगे पीछे दाएं बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। कि वह इतना प्यारा लगता था, इतना अच्छा लगता कि जब वह नाचता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। अब जो मोरनी थी राधा, वह नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। उसकी जो गति थी, चाल थी, उसमें भी एक बड़ा सा छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, और बाएं पंख को स्पर्श करके दाहिनी ओर। कि जब वह नृत्य करती थी, नीलकंठ की दाहिनी पंख की ओर को छूती हुई बाईं पंख की ओर निकल जाती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक तार परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष
सुनहली मंजीरों से लद जाते थे। अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। आगे बच्चों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बाकी का पाठ। धन्यवाद बच्चों।